नरेंद्र मोदी ने एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर दबदबा बनाया हुआ है और उनकी लीडरशिप ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। उनके करिश्माई व्यक्तित्व और मजबूत फैसलों ने भारत को न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक नई पहचान दिलाई है, देश की पहचान और ग्लोबल स्टैंडिंग को रीशेप किया है। भारत की आवाज अब दुनिया के बड़े देशों के बीच गूंजती है और उसकी डिप्लोमैटिक ताकत इनिशिएटिव से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। फिर भी बदलाव तो होता ही है। इतिहास गवाह है कि हर युग का एक अंत होता है और हर लीडर के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। कोई भी लीडर हमेशा के लिए राज नहीं करता। समय के साथ चेहरे बदलते हैं, विचारधाराएं बदलती हैं और देश की दिशा भी बदल सकती है। सवाल कि मोदी के बाद क्या होगा अब इंडिया के 1.4 बिलियन पीपलों और दुनिया के लिए सबसे क्रिटिकल है। हर नागरिक, हर युवा और हर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। मोदी के समय में पावर सेंट्रलाइज हुई है, इंस्टीट्यूशंस वीक हुए हैं और कई फैसले एक ही केंद्र से लिए गए हैं। इससे देश की डेमोक्रेसी की जड़ें भी प्रभावित हुई है और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस सरकार का नर्व सेंटर बन गया है। यहाँ से ही सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिससे बाकी संस्थाओं की भूमिका सीमित हो गई है। 2024 के इलेक्शन, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी मेजॉरिटी खो दी, ने एक बदलाव का संकेत दिया। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है और सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। हमें याद दिलाया कि सबसे पॉपुलर लीडर्स भी इलेक्टोरेट की इच्छा के अधीन होते हैं। जनता का मूड बदल सकता है और वही देश की दिशा तय करता है। जैसे इंडिया एक चौराहे पर खड़ा है, मोदी जो विरासत छोड़ेंगे वो आने वाले समय में देश की राजनीति, समाज और इकोनॉमी को गहराई से प्रभावित करेगी। और अगली जनरेशन इसे कैसे नेविगेट करेगी? क्या वो पुरानी गलतियों से सीखकर नया रास्ता चुनेगी या फिर उसी दिशा में आगे बढ़ेगी? वही देश का फ्यूचर तय करेगा। भारत के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं और क्या हम एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उस समय दुनिया की नजरों में भारत एक सोता हुआ विशालकाय देश था। एक ऐसा देश जिसमें अपार संभावनाएं थीं, लेकिन जो अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर नहीं उभर पाया था। भारत की राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था और देश की युवा आबादी के सपनों में कहीं न कहीं एक अनिश्चितता झलकती थी। उस समय भारत के यंगों में उम्मीद तो थी, लेकिन वे खुद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए संघर्षरत महसूस करते थे। देश की अर्थव्यवस्था में गति थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पहचान और इन्फ्लुएंस की कमी साफ नजर आती थी। मोदी सरकार ने मजबूत डिप्लोमेसी, हाई प्रोफाइल इवेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के जरिए भारत की छवि को पूरी तरह बदल दिया। अब भारत को एक आत्मविश्वासी, उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जाने लगा, जो वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय मजबूती से रखता है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी इनिशिएटिवों ने न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा दिया, बल्कि देश के यंगों को नए अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। इन अभियानों ने भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बना दिया। भारत की विदेश नीति भी इनिशिएटिव से कहीं ज्यादा व्यावहारिक और संतुलित हो गई। अमेरिका, रूस और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को एक साथ साधना भारत की कूटनीतिक क्षमता का प्रमाण बन गया। हालांकि इस नई मजबूती और बढ़ती भूमिका के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। देश के भीतर और बाहर कई बार नीतियों को लेकर असहमति और विरोध भी देखने को मिला। 2025 में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और इंडस वाटर्स ट्रीटी के विवादित सस्पेंशन ने भारत की विदेश नीति को एक नई परीक्षा में डाल दिया, जिससे रीजनीय स्थिरता पर भी असर पड़ा। मोदी ने भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उनके सक्सेशनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अनसुलझे तनावों की एक जटिल विरासत छोड़ दी, जिसे संभालना अब आने वाले नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मोदी के अंडर इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था। इसने देश की सोच, आत्मविश्वास और ग्लोबल पोजीशनिंग को भी बदल दिया।
ये एक ऐसा मील का पत्थर था जिसे नेशनल प्राइड के सिंबल के रूप में सेलिब्रेट किया गया। हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में इंडिया की तरक्की की चर्चा होने लगी। मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, जिससे न सिर्फ बिजनेस करना आसान हुआ बल्कि आम पीपलों की जिंदगी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ गई। इन बदलावों की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ और ग्रोथ को बढ़ावा मिला। भारत एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया, जहां दुनिया भर के निवेशक नए मौके तलाशने लगे। फिर भी हेडलाइंस के नीचे जॉब क्रिएशन कम रहा। कई यंगों को अब भी स्थायी रोजगार की तलाश है और स्किल गैप्स एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इनइक्वालिटी भी बढ़ी, जिससे इस ग्रोथ की इंक्लूसिविटी पर सवाल उठे। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कई जगह और गहरी हो गई, खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में। क्रिटिक्स का तर्क है कि ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स ने भी इस इकोनॉमिक बूम को बहुत हद तक बढ़ावा दिया, सिर्फ पॉलिसी नहीं। अब अगले लीडर के सामने चुनौती है कि वो इस ग्रोथ को न सिर्फ बनाए रखें बल्कि उसे और ज्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाए। उन्हें हर वर्ग, हर क्षेत्र के पीपलों को इस विकास में शामिल करना होगा ताकि प्रगति का फायदा हर भारतीय तक पहुंचे। साथ ही उन्हें नए ग्लोबल हेडविंड्स जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्लाइमेट चैलेंजेस और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन को भी नेविगेट करना होगा, वो भी बिना मोदी के सिंगल मैंडेट के। चाहे मोदी आर्किटेक्ट थे या एक फॉर्च्यूनेट स्टीवर्ड, अब असली चुनौती यह है कि इस मजबूत फाउंडेशन पर एक ऐसा भारत बनाया जाए जिसमें हर नागरिक को आगे बढ़ने का मौका मिले और देश की तरक्की सच में सबकी हो। एक दशक तक मोदी का करिश्मा बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत था, जिसने उसके दबदबे को बढ़ाया। 2024 के इलेक्शन, जिसने बीजेपी को गठबंधन में मजबूर किया, ने कमजोरियों को उजागर किया और उत्तराधिकार के बारे में सवाल खड़े किए। मोदी के बिना पार्टी को इंटरनल पावर स्ट्रगल्स और सपोर्ट बेस के बिखरने का खतरा है। इंडिया गठबंधन की राजनीति में वापस आ सकता है, जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी लेकिन अक्सर अनस्टेबल और रिफॉर्म में धीमी होगी। रीजनल पार्टीज किंग मेकर बन सकती हैं, कंसेंसस और कॉम्प्रोमाइज की मांग कर सकती है। डिसाइसिव सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप का युग बातचीत और अनिश्चितता को रास्ता दे सकता है। स्थिर गठबंधन बनाने की क्षमता मोदी के बाद की पॉलिटिकल सक्सेस को डिफाइन करेगी। मोदी से परे आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजिकल रीढ़ बनी हुई है, जो पॉलिसी को आकार देती है और ग्रास रूट सपोर्ट जुटाती है। बीजेपी के घटे हुए मैंडेट के बाद आरएसएस ने अपना इन्फ्लुएंस फिर से जमाया, रणनीति का मार्गदर्शन किया और निरंतरता सुनिश्चित की। इसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और हिंदुत्व बना रहेगा, चाहे पार्टी का लीडरशिप कोई भी करे। किसी भी नए बीजेपी लीडर को आरएसएस के समर्थन की आवश्यकता होगी, जिससे उसका एजेंडा गवर्नेंस के केंद्र में रहेगा। आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ये सुनिश्चित करती है कि उसकी विजन इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी को आकार देती रहेगी। मोदी की फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट से डिफाइन हुई थी। यूएस, रूस और चीन के साथ संबंधों को बैलेंस करना। इस रणनीति ने इंडिया की ऑटोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया, लेकिन बढ़ती ग्लोबल पोलराइजेशन इसे बनाए रखना मुश्किल बना रही है। रशियन ऑयल और टैरिफ को लेकर हाल के यूएस इंडिया टेंशंस आगे की चुनौतियों को उजागर करते हैं। चीन को मैनेज करना इंडिया का सबसे कठिन स्ट्रेटेजिक टेस्ट बना हुआ है, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट और गहरा अविश्वास है। एक पोस्ट मोदी लीडर को इन राइवलरीज को नेविगेट करने और इंडिया के हितों को बनाए रखने के लिए डिप्लोमेटिक स्किल की जरूरत होगी। अगली सरकार को तेजी से बनती हुई दुनिया में असर्टिवनेस और सावधानी को बैलेंस करना होगा। मोदी के कार्यकाल को एक मजबूत सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन से मार्क किया गया था। तेज मिलिट्री एक्शन, सख्त बयानबाजी और इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने जैसे बोल्ड मूव्स। पाकिस्तान के साथ 2025 के कॉन्फ्लिक्ट ने इस क्षेत्र को किनारे पर ला दिया, जिससे एक नया, ज्यादा एग्रेसिव प्रेसिडेंट सेट हुआ।
एक सक्सेशनी के पास ऐसे हार्ड लाइन स्टैंड को बनाए रखने के लिए मैंडेट या पॉलिटिकल कैपिटल की कमी हो सकती है। गठबंधन गवर्नमेंटें ज्यादा सतर्क हो सकती हैं, जिससे कमजोरी या अस्थिरता की धारणा का खतरा हो सकता है। अगले लीडर को सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करना होगा, जबकि निरंतर असर्टिवनेस या संयम की वापसी के बीच चयन करना होगा। यह निर्णय आने वाले वर्षों तक दक्षिण एशिया की स्थिरता को आकार देगा। मोदी के डिजिटल इंडिया के लिए जोर ने डेली लाइफ को बदल दिया, जिससे एक टेक बूम और ग्लोबल एम्बिशन को बढ़ावा मिला। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम अब वर्ल्ड क्लास है, लेकिन प्रगति नाजुक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या करप्शन इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को रोक सकता है। अगली सरकार को मोमेंटम बनाए रखने के लिए एजुकेशन, रिसर्च और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस में इन्वेस्ट करना होगा। चुनौती यह है कि आईटी सर्विसेज से डीप टेक लीडरशिप और ओरिजिनल इनोवेशन की ओर बढ़ा जाए। अगर सफल रहा तो टेक्नोलॉजी इंडिया का ग्रोथ और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का प्राइमरी इंजन बन सकती है। आखिरकार इंडिया का फ्यूचर उसके लीडर्स के साथ नहीं, बल्कि उसके 1.4 बिलियन सिटीजन्स के साथ है। एक युवा, महत्वाकांक्षी और कनेक्टेड जनरेशन ज्यादा की मांग कर रही है। जॉब्स, अपॉर्चुनिटी और अकाउंटेबिलिटी उनकी एनर्जी प्रोग्रेस को बढ़ावा देती है, चाहे पावर में कोई भी हो। लीडरशिप मायने रखती है, लेकिन यह लोग हैं जिन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए और एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी चाहिए। इंडिया की रेजिलेंस उसकी डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी और डाइवर्सिटी में निहित है। देश की डेस्टिनी उसके सिटीजन्स की चॉइस से आकार लेगी, न कि सिर्फ उसके रूलर्स से। असली सवाल, क्या इंडिया के लोग अपने फ्यूचर को आकार देने की चुनौती का सामना करेंगे?